यानी कि ऑपरेशन से बच्चा जो पैदा होता है उसकी शुरुआत होती है अस्पताल में ब्लड का सैंपल लेने से और आपका वजन लिया जाता है। और हाँ, एक रात पहले आपसे कहा जाता है कि आप अगले दिन जब आएंगे तो खाली पेट आएंगे, मतलब कि 12 घंटे पहले से कुछ भी नहीं खाना होता है। हाँ, एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं, पीने वाला आइटम कोई भी नहीं, खाना कुछ नहीं खाना होता है। और आपसे कहा जाता है कि अपना बैग वैग लेके आइएगा जिसमें कि बच्चों के कपड़े, अपना किताबें पढ़ने वढ़ने की, क्योंकि आपको 2 दिन वहाँ रुकना होता है। और म्यूजिक सुनना है तो उसके हिसाब से सीडी प्लेयर जो भी होता है और कैमरा। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को जिस डलिया में रख के आपको गाड़ी में लेके जाना है वो आपको साथ में लेके आना होता है। अगले दिन अपने बताए गए समय के अनुसार आप अस्पताल पहुंचते हैं जब मैं कहूँ तो पहुंचती हैं या पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ मियाँ बीवी दोनों आते हैं इसलिए पहुंचते हैं मैं कह रहा हूँ, बहुवचन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप मिडवाइफ से मिलते हैं। मिडवाइफ जो होती है, जो नर्स जिसे आप कह सकते हैं, जो आपसे बातचीत करती है, आपका पूरा रिकॉर्ड चेक करती है कि अच्छा हाँ आप ही हैं, कोई और तो नहीं आ गया है। और वहाँ पे फिर आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं कि भाई आपने कोई बाहर से कोई दवाइयाँ तो नहीं खाई, क्योंकि मोस्टली यहाँ जो दवाइयाँ होती हैं वो एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पड़ी होती हैं और आपका डॉक्टर और आपका अस्पताल आपके बिना बताए आपने पिछले 18 सालों से जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं वो सारा रिकॉर्ड पढ़ सकता है। लेकिन ये संभव है कि आपने बाजार से भी खरीद की कोई दवा खा ली हो तो उसके बारे में आपको मिडवाइफ को पहले बताना होता है। फिर वहाँ पे मिडवाइफ जो नर्स है वो आपको ऑप्शन देती है कि आप किस तरह की बेहोशी लेना चाहते हैं, ये आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अमूमन यहाँ पे बेहोशी आधी वाली दी जाती है जो कमर के नीचे वाली होती है, पूरे शरीर की बेहोशी नहीं दी जाती है। तो वहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि आप फुल बेहोश होना चाहते हैं या आधी वाली करना चाहते हैं। लेकिन 90% लोग आधी वाली लेते हैं क्योंकि वो जगते रहते हैं और बच्चे को तुरंत देख सकते हैं। यहाँ पर माएँ बच्चों को तुरंत देखना चाहती हैं, इसलिए अमूमन वो आधा वाला ही चूज करती हैं। अपने यहाँ शायद ये सिस्टम की कौन सी बेहोशी आपको लेना है, या तो इस पे आपका अख्तियार नहीं होता है या फिर ये काफ़ी पहले आपसे पूछ लिया जाता है। जो मिडवाइफ वहाँ पर होती है ये आपको सारे स्टेप्स बताती है। आप कम से कम 5 से 6 घंटे पहले अस्पताल में आते हैं कि वहाँ के माहौल से थोड़ा सा, कि वहाँ के एटमॉस्फेयर से, वहाँ के माहौल में थोड़ा सा घुल मिल जाएं। तो आपके पास काफ़ी समय होता है। मिडवाइफ या डॉक्टर, अमूमन ये काम मिडवाइफ करती है क्योंकि डॉक्टर लोग बिजी रहते हैं दूसरे ऑपरेशनों में। यहाँ पर कोई भी अस्पताल प्राइवेट नहीं है, सारे अस्पताल सरकारी होते हैं और किसी भी अस्पताल में आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। जो आपका मंथली बीमे की किस्तें हैं वो आपको देनी होती हैं, लेकिन उन्हीं किस्तों में ही ये सारे के सारे खर्चे जुड़े होते हैं। देखिए, आगे चलें कि ऑपरेशन कैसे होता है, आपको थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी बता दें कि जो ऑपरेशन का निर्धारण है कि ऑपरेशन होना है ये किस तरह से किया जाता है। ये मुख्यतः 2 तरीके से किया जाता है। एक, आप साधारण तरीके से बच्चे को जन्म देने वाली हैं और अचानक कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई और आपका फिर ऑपरेशन वहां पर करना हुआ। दूसरा ये है कि जो पहले से तय होता है, जो अमूमन अपने यहाँ होता है कि पहले से पता है कि इतनी तारीख को ऑपरेशन होगा, उसमें भारत में लगभग 80 से 85% मामलों में डॉक्टर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का उनका मकसद ये होता है कि एक, नर्सिंग होम को पैसा अच्छा मिलता है, भाई ऑपरेशन होना है। दूसरा, ऑपरेशन से बच्चा पैदा करना आसान होता है बनिस्बत ओरिजिनल तरीके से जो प्राकृतिक तरीका होता है, क्योंकि जो बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया है वो 8 से 11 घंटे चलती है। मतलब कि 8 घंटे से शुरू हो जाता है और वो किसी की 6, किसी की 8, लेकिन किसी की 11 और 12 घंटे भी चलती है। तो उसमें क्या होता है कि नर्सिंग होम और डॉक्टर दोनों को पता नहीं होता है कि कितना समय लगेगा और वो वहाँ बेचारे बैठे हुए हैं। तो उससे निपटने के लिए सबसे आसान तरीका है कि बता देंगे हफ्ते भर पहले, कभी कभी और पहले भी, कि गले में नाल फंसी हुई है, ऑपरेशन करना है। तुमको पता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मुझे अस्पताल में रहना है, पैसे भी आ जाएंगे और काम भी हो जाएगा, भाड़ में जाए माँ और बच्चा। और अपने यहाँ थोड़ा सा एक ये सम्मान का विषय भी कि भाई ऑपरेशन से बच्चा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि हर मामले में झूठ होता है, लेकिन गले में जो नाल फंसने वाली कहानी है वो हमेशा झूठ होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी नाभि और माँ का जो भोजन का स्रोत है, जिसे यहाँ की भाषा में प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। और वो नली जो होती है इतनी लंबी नहीं होती है कि किसी बच्चे के गले में 2 चक्कर फंस जाए। तो जब तक कोई भी रस्सी, कोई भी पाइप, कोई भी तार गले में 2 चक्कर नहीं फंसेगा, तब तक उसका दम घुटने की संभावना नहीं होगी। तब तक बिल्कुल ऐसे होगा जैसे गले में गमछा बांध के बच्चा बाहर निकल आया हो, और बच्चा, उसका सिर नीचे होता है और प्लेसेंटा पैरों की तरफ ऊपर होता है। तो वो जो नली है वो इतनी लंबी होती ही नहीं है कि गले तक वो चली जाए।
इसलिए गले में नाल फंसने की कहानी जो है वो लगभग हमेशा झूठ होती है। उन मामलों में सही होती है जिसमें बच्चा उल्टा पैदा हो रहा होता है, मतलब कि इसमें पैर नीचे होते हैं, सिर ऊपर होता है, तब वो प्लेसेंटा के पास में होता है। और उन कहानियों में भी 2 चक्कर नहीं होता है। लेकिन चूंकि वो उल्टा होता है, इसलिए ये संभव है कि वजाइना से निकलने में उसको परेशानी हो और डॉक्टर उसको ऑपरेशन के लिए हाँ कर दें। बच्चा हमेशा बच्चे का सिर पहले आता है, उसके बाद एक कंधा बाहर निकाला जाता है और फिर दूसरा कंधा निकालकर पूरे बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद वो प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लेसेंटा जो भोजन का स्रोत है वो वहीं अंदर रह जाता है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब डॉक्टर या पिता नाल काटते हैं तो आधी नाल अंदर रह जाती है, सारी की सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा, बाकी सबका वेलकम है। खैर, रहते भी हम लोग ऑपरेशन पे, इसके बारे में डिटेल आखिरी में बताएंगे। तो होता यह है कि अगले दिन आप अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल पहुंचने के बाद आपने वहां के कपड़े बड़े पहन लिए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब आपकी बारी आती है, यहाँ की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हमेशा माँ और माँ का साथी जो बच्चे का पिता है वो एक साथ में ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और माँ को हमेशा ऑपरेशन रूम तक चलकर आना होता है। उसके पीछे का कारण ये होता है कि डॉक्टर और नर्स के साथ में चलने में, बातचीत करने में, जिसका ऑपरेशन होना है उसका डर थोड़ा सा कम हो रहा होता है। जब आपका डर कम रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। आप ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन रूम के अंदर दाखिल होते हैं, वहां पर अंदर जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात कराई जाती है। आप देखते हैं कि फला 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 है, सिर्फ आपका डर कम करने के लिए, और आप बिस्तर पर बैठते हैं। अगर आपने आधी बेहोशी, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, उसके बारे में अगर बात की है, जो आधी बेहोशी होता है, तो वो आपको बिस्तर पर बिठाया जाता है पहले और आपसे कहा जाता है आगे की तरफ झुकने को। आपके आगे की तरफ झुकने की वजह से कमर की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच में थोड़ी सी जगह बन जाती है, हड्डी झुक जाती है ऐसे, और उसमें आपको वो इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन देने के कुछ ही पलों के बाद आपको अपने पैरों में झुंझुनी महसूस होनी शुरू होगी और जैसे ही आपको झुंझुनी महसूस शुरू होगी आपको बिस्तर पे लेटा दिया जाएगा। अब आप बिस्तर पे लेट गए हैं, आपका साथी, आपका पति आपके बगल में बैठा हुआ है और आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। आपके सिरहाने या आपके अगल बगल में एनेस्थीसिया वाला जो डॉक्टर है वो वहीं पर रहता है जब तक कि आप पूरी तरीके से होश में नहीं आ जाते हैं। अब आपके सामने एक बड़ा सा पर्दा लगा दिया जाता है कि ऑपरेशन का जो झंझट है वो आपको दिखाई न पड़े, खून खच्चर वो आपको दिखाई न पड़े। आप दोनों मियाँ बीवी अपने बढ़िया अच्छे अच्छे ख्वाबों की बातें करें खाली। उधर पर्दे के उस तरफ फिर आपके पैरों पे एक ठंडा स्प्रे डाला जाता है। ठंडा स्प्रे इसलिए डाला जाता है कि ठंड और दर्द की सूचना दिमाग तक पहुंचाने वाली जो नर्व होती है वो एक ही होती है। जब तक वो आपको स्प्रे ठंडा लगता रहेगा तब तक आपका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, मतलब कि आपकी वो नर्व अभी पूरी तरीके से सुन्न नहीं हुई है। तो एक बार डाल के छोड़ देंगे, इंतजार करेंगे, उसके बाद दूसरी बार डाल के छोड़ देंगे, इंतजार करेंगे। अमूमन दूसरी बार तक जब वो नंबर आता है तब तक आपका निचला हिस्सा सुन्न हो चुका होता है। उसके बाद आपके पेट के ऊपर एक जेल लगाया जाता है। उस जेल का मकसद ये भी होता है कि आपकी ऊपरी जो स्किन है, जो स्किन का ऊपरी भाग है, उसमें नमी आए और उस जेल में भी थोड़ा सा सुन्न करने वाला दवा जो होती है वो लगी होती है, तो कहीं से कोई दर्द का हिसाब किताब न रह जाए, कोई तरीके का एहसास न रह जाए। जब बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि अब आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है और आप लोग बढ़िया मस्त हैं और अपने बच्चे का ख्वाब देख रहे हैं बगल में, तब आपका पहला चीरा लगता है। पहला चीरा लगने के बाद जगह बनाई जाती है और जगह बनाने के बाद एक प्लास्टिक का थैली जैसा आइटम वो पेट के अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो
क्योंकि बच्चा जो होता है वो पानी के अंदर होता है, पेट में अंदर बहुत सारा पानी होता है, वो उसी के अंदर वो पलता बढ़ता है, तो बहुत सारा पानी बाहर निकलना होता है। तो ये प्लास्टिक का एक कवर लगा दिया जाता है कि वो पानी बहकर इधर उधर के दूसरे ऑर्गन्स को गंदा ना करे, डिस्टर्ब ना करे। और फिर वो समय आता है कि जब आपका बच्चा पैदा हो रहा है, अमूमन बच्चे का हाथ पहले बाहर आता है, लेकिन प्राकृतिक जो जन्म होता है उसमें सिर पहले आता है, इसलिए डॉक्टर हाथ डाल के बच्चे का सिर पहले बाहर लाने की कोशिश करते हैं। बच्चा जब तक पेट के अंदर होता है नाक से सांस नहीं ले रहा होता है। प्रकृति का नियम यह है कि जब बच्चा माँ के कनाल से, माँ की नहर से बाहर की तरफ निकलता है तो उसका जो सिर होता है, उसके सिर की हड्डियां दबती हैं, और सिर की हड्डियां दबने से एक विशेष तरह के हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं जो बच्चे के अंदर बाकी क्रियाओं को शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आमाशय कि अब भैया खाना पचाना है, उससे पहले तो खाना नली से जा रहा था, मुंह से तो जा नहीं रहा था। तो जैसे जैसे बच्चा कनाल में अंदर जाता है, सिर में दबाव बढ़ता है, हार्मोन्स एक्टिव होना शुरू होते हैं, और बच्चे में आम इंसान की जो लक्षण हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। और बच्चा माँ के वेजाइना, जहाँ से पेशाब होती है, उस रास्ते से बाहर आता है, और उस रास्ते में तमाम बैक्टीरियाज भी होते हैं। उन बैक्टीरिया की वजह से बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है। ये इम्यून सिस्टम का पहला चरण होता है। माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम 0 होता है। जैसे वो ऑपरेशन से बाहर आता है, उसको इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा और उसको वो बैक्टीरिया नहीं मिले होते हैं। यही वजह है कि जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं उनका इम्यून सिस्टम आम बच्चों के इम्यून सिस्टम से कम होता है। उन्हें खांसी, जुकाम, बुखार, मोटापा, इस तरह की बीमारियां ज्यादा होती हैं। शुगर वो भी उन बच्चों को ज्यादा होती हैं। इसीलिए कोशिश की जाती है कि बच्चों का जन्म अपने आप हो, खास तौर पे पश्चिम में। यहाँ पर ऑपरेशन बहुत रेयर में बहुत कम होता है। ऑपरेशन का जो चीरा होता है वो भी 2 तरीके का लगता है, एक सीधे पेट में लगता है और एक बिकिनी लाइन कहा जाता है, कि जो बिकिनी जो चड्डी के नीचे रहता है, कि अगर माँ बाहर साड़ी वाड़ी पहने है तो उस पर वो चीरा दिखाई न पड़े। ये अब नया है, अपने यहाँ पता नहीं इस समय कैसा चल रहा है, मेरे ख्याल से अपने यहाँ अभी तक सीधा ही चल रहा है। खैर, रहते हैं ऑपरेशन पे। जब बच्चा बाहर निकल आया तो बच्चा चूंकि एक सेफ वातावरण में था और वो अचानक बाहर आ गया, और उसको वो समय जो 6 से 8 घंटे जो रास्ते में गुजारना होता था वो समय नहीं मिला, तो उसके शरीर की बहुत सारी चीजें एक्टिव नहीं होती है। इसलिए वो बच्चा तुरंत नहीं रोता है, और डॉक्टर कोशिश करता है कि जिससे कि वो रोए, क्योंकि वो जैसे ही रोना शुरू करेगा, रोने से उसकी सांस लेने के जो सिस्टम है वो और बेहतर तरीके से काम करेंगे, क्योंकि उसने अभी तक पहले कभी सांस ली ही नहीं थी। बाहर आते तुरंत उसकी सांसें शुरू हो जाती, कभी कभी वो सांसें नहीं भी शुरू होती हैं। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि बच्चे की जो नाल है, ऑपरेशन की बात बता रहा हूँ मैं, बच्चे की जो नाल है उसको प्लेसेंटा से तब तक नहीं अलग करते हैं जब तक कि बच्चा तेज रोना न शुरू करे, तब तक बच्चे को उस नाल से अलग नहीं करते हैं। उधर वो रोने की आवाज सुन के माँ और पिताजी भी अपना उठ के देखना शुरू कर देते कि भैया कहाँ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, वो बच्चे के जन्म का आधिकारिक समय होता है, काट के चीरा निकालने का नहीं होता है। जिस समय वो पहली बार रोएगा वो ही उसका जन्म का समय लिखा जाएगा, मतलब कि तब से उसने दुनिया को पहचानना शुरू कर दिया है। ये मेडिकल के हिसाब से माना जाता है। बच्चा जैसे पैदा होता है, बच्चा एक बहुत तरह के कीचड़ जैसा पदार्थ होता है, उसमें लिपटा होता है। वो माँ के पेट के अंदर का एक सुरक्षा कवच होता है, और उसमें किसी भी तरह की बदबू नहीं होती, बिल्कुल बहुत सुगंधित रबड़ की तरह की उसमें से खुशबू आती है। और बच्चे को बिल्कुल उसी हालत में थोड़ा सा कपड़े से पोंछ के माँ को दे दिया जाता है। माँ का जो गाउन होता है वो खुला हुआ गाउन होता है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ये है कि माँ और बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद लगभग आधे घंटे स्किन कांटेक्ट में जरूर होना चाहिए। तो बच्चे को माँ के स्तन पे लेटा दिया जाता है और उसको दूध पिलाने की कोशिश की जाती है। दूध के बारे में और आप समझ लें, अमूमन 90% बच्चे उनको दूध पीना नहीं आता है, उनको दूध पीना सिखाया जाता है, और कभी कभी बच्चों को ये सीखने में 5 से 7 दिन भी लग जाते हैं। तो जो मिडवाइफ होती है वो उंगली से जो स्तन होता है वो बच्चे के मुंह में डालती है। यहाँ पर अमूमन माएँ 1.5 साल तक दूध पिलाती है। तो बच्चा फिर आपके पास आ गया, और आपके पास आधे घंटे 1 घंटा रहने के बाद फिर बच्चे का वजन किया जाता है। बच्चे के दोनों पैर चेक किए जाते हैं कि दोनों पैरों में बराबर ताकत है कि नहीं, ये पहला चेकअप होता है। और उसके बाद में विटामिन के की 2 बूंदें
बच्चे के मुंह में डाली जाती हैं। फिर माँ और बच्चे दोनों को रिकवरी रूम में लाया जाता है। रिकवरी रूम में फिर उनकी रिकवरी होनी होती है। अमूमन यहाँ पर माएँ 48 घंटे अस्पताल में रहती हैं। ऑपरेशन के 4 से 6 घंटे के बाद माँ को बिस्तर से खड़ा किया जाता है और 2-4 कदम चलवाया जाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि टांके वगैरह सब ठीक हैं कि नहीं हैं, कहीं से कोई स्ट्रेच या कोई और कॉम्प्लिकेशन या कोई और समस्या तो नहीं आ रही है। यहाँ पर माँ और बच्चा हमेशा एक बिस्तर पर रखे जाते हैं और बच्चे को शुरुआती 4 से 6 दिन नहीं नहलाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पदार्थ माँ के पेट से निकल के आया है वो लगा हुआ है, वो बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है। प्रकृति ने ये चीजें बहुत सही बनाई हैं। प्रकृति ने ये सोच के बनाया है कि बच्चा जंगल में पैदा होगा और घास पे गिरेगा, तो उन्होंने पूरा का पूरा उसकी सुरक्षा का जो कवच है वो माँ के पेट में ही दिया होता है और आप उसको धो के पानी से साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं किया था। यहाँ पर 1 हफ्ते लगभग बच्चे को नहीं नहलाया जाता है। 12 घंटे के बाद, टांका लगने के 12 घंटे के बाद माँ को फिर बिस्तर से उठाया जाता है और कहा जाता है कि अब आप वार्ड के कुछ चक्कर लगाइए। तो वो अपना बच्चे की ट्रॉली पकड़ के 3-4 चक्कर लगाती है, क्योंकि आइडिया ये है कि 48 घंटे के अंदर माँ को अपने हाथ पैदल अपनी गाड़ी चला के घर जाना है। तो 12 घंटे के बाद में माँ को चक्कर लगाती है और 48 घंटे के बाद उसकी छुट्टी कर दी जाती है। अमूमन माएँ अपनी गाड़ी चलाकर ही अस्पताल आती हैं और अपनी गाड़ी चला के ही घर जाती हैं। हर माँ को यहाँ पर अस्पताल की तरफ से एक घर का काम करने की एक लेडी दी जाती है, जो माँ के साथ 3 दिन रहती है। मतलब कि 3 दिन का समय होता है माँ को अपनी फुल रिकवरी करने का। तीसरा दिन वही नर्स, वही लेडी उसके टाँके काटती है, उसके लिए उसको अस्पताल फिर नहीं आना होता है। 3 दिन के अंदर माएँ अपने हिसाब से फिर खड़ी हो जाती हैं और अपना काम करना शुरू कर देती हैं और कोई हेल्प इधर उधर की नहीं होती है। माँ का वजन, जब माएँ अपने बच्चे को स्तनपान अपना दूध पिलाती हैं, उससे ही माँ का वजन कम होता है। वो माएँ जो 6 महीने के अंदर किसी मेडिकल कारण या किसी और कारण से अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं, उनका वजन वापस जाने में काफ़ी समय लगता है और उनको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होती है। अपने यहाँ यही कारण है, अमूमन बच्चे होने के बाद जो माएँ हैं वो बिल्कुल फूल के कुप्पा हो जाती हैं, क्योंकि खाने की आदत वही पड़ी हुई है, एक्सरसाइज उनको करनी नहीं है। और अगर वो माँ बन गई हैं तो भैया फिर कोई आएगा परिवार से और 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना सेवा करेगा और आप रानी मक्खी की तरह बिल्कुल फूली जा रही हैं। और फिर कहाँ से वो वजन कम होगा फिर आपका, है कि नहीं। जैसे मैंने बाहर लिखा हुआ था कि गर्भवती महिलाओं के जो स्तन होते हैं वो ज़्यादा काले या दानेदार क्यों हो जाते हैं। वजह उसकी ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती 2.5 से 3 महीने तक उसको कोई रंग नहीं दिखाई पड़ता है, और जो स्तन डार्क हो जाता है तो बच्चे को वो और साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि बच्चे की नज़र जो होती है वो ब्लैक एंड वाइट से शुरू होती है और उसमें धीरे धीरे सीपिया होते हुए बाकी कलर आते हैं। शुरुआत में ना उसको ठीक से दिखता है, ना ही उसको कोई कलर दिखता है। तुरंत के पैदा हुए बच्चे में चेहरा पहचानने की क्षमता नहीं होती है, उसको बस हल्के फुल्के कुछ विजुअल चित्र दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं वो नहीं देख सकता है। इसीलिए बच्चा अपनी माँ को आवाज से पहचानता है, पिता को कम, माँ को ज्यादा। बच्चा माँ के पेट में पानी के बीच में होता है, तो घर में होने वाली जो आवाजें, हलचलें हैं उनको सुनता तो रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अभिमन्यु को अर्जुन ने चक्रव्यूह का एक भेद बता दिया था तो उसको याद रह गया। बिल्कुल ऐसा ही है कि A.R. रहमान का अगर गाना आपने दक्षिण भारत की भाषा में सुना तो आप A.R. रहमान की आवाज तो पहचानते हैं, लेकिन गाने के शब्द नहीं पहचानेंगे, क्योंकि वो आपकी भाषा नहीं है। बच्चे को भाषा सीखने में कई साल लगते हैं। तो जो बच्चा होता है वो माँ की आवाज पहचानता है, क्योंकि वो एको होकर अंदर शरीर में जा रही होती है। पिता की आवाजें वो सुनता रहता है। घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों को बच्चा ठीक से पहचानता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में अमूमन जो आवाजें होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, और लड़ाई झगड़े के बाद माँ के शरीर का जो हार्मोन है, मतलब कि डरी हुई है माँ, गुस्से में है माँ, या जिस तरह का उसकी फीलिंग है वो फीलिंग बच्चा महसूस करता है। इसीलिए कहा यह जाता है कि गर्भवती महिलाओं के घरों का माहौल जो है
वो खुशनुमा होना चाहिए, उससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। अब आते हैं कि नेचुरल बर्थ कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे किस तरीके से शुरू होता है और किस तरह से 8 से 12 घंटे लगते हैं। अभी प्रोग्राम लंबा हो रहा है, इसको मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगा कि जो नेचुरल बर्थ होता है वो कैसे होता है और डॉक्टर पैसा कमाने के लिए कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो भैया ये अगर प्रोग्राम सही लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सब्सक्राइब से मन बढ़ता है, ताकत बढ़ती है और प्रोग्राम बनाने की इच्छा बढ़ती है। तो अगर आपको ये सही लगा है प्रोग्राम, अगला देखना है, सब्सक्राइब करिए। पैसा थोड़ा लगता है उसमें ना यार, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, ख्याल रखिए अपना।